जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हरदम की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए एक प्रमुख अपडेट को लेकर के। दोस्तों, पिछले कई दिनों से MMRCA 2.0 या यूं कह ले 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर के जो बातचीत है, जो रिपोर्ट्स है, वो काफ़ी तेज़ी के साथ आई। और ये माना जा रहा था कि हमारे जो नए वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सर, ये जल्द ही इसको लेकर के कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। और शुरुआत में ऐसा माना गया कि शायद अभी इस पे विचार ही चल रहा होगा और हो सकता है कि भारत 114 एयरक्राफ्ट की खरीद को स्क्रैप कर दे और 36 एडिशनल राफेल जेट की तरफ जाए। लेकिन VR चौधरी सर ने जो भी कहा है वो एकदम स्पष्ट कहा है और अब सोर्सेस की तरफ से ये बताया गया है कि वायुसेना इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। और VR चौधरी सर ने जो अपनी इंटरनल कमांड है उसको ये आदेश दिया है कि 2019 में जो RFI रिलीज़ की गई थी 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर के, उसका जो इवैल्यूएशन है वो जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और इसके तुरंत बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू किया जाए। और ये माना जा रहा है कि 2022 के मध्य तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसको इशू कर दिया जाएगा। इसके पहले अगर हम पूर्व वायुसेना प्रमुखों की बात करें, चाहे BS धनोआ सर रहे हो या हमारे राकेश कुमार भदौरिया सर रहे हो, इन दोनों ने जो एडिशनल 36 राफेल जेट है इनको खरीदने के लिए अपना जो दिलचस्पी है वो दिखाई थी। लेकिन यहाँ पर VR चौधरी सर का मानना ये है कि सिर्फ 36 राफेल जेट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी जो सैंक्शन स्क्वाड्रन है वो 42 होनी चाहिए। लेकिन अब हम सिर्फ 31 स्क्वाड्रन की क्षमता के साथ टू फ्रंट वॉर को फेस करने की स्थिति में उतने अच्छे से नहीं है। ज़रूरत ये है कि जो लॉन्ग डिलेड हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको क्लियर किया जाए और इसके अंतर्गत जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो जल्द से जल्द हमारी वायुसेना को मिल सके। आपको बता दें कि 2019 में भारत की तरफ से एक RFI रिलीज़ की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि $18 बिलियन की लागत में भारतीय वायुसेना को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और इस RFI का जवाब बहुत से जो एविएशन जाइंट्स हैं उनके तरफ से मिला था, जिसमें लॉकहीड मार्टिन ने अपना F-21 भारत के सम्मुख पेश किया था, बोइंग ने F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 पेश किया था, डसाल्ट ने अपना जो राफेल का F-4 वेरिएंट है उसकी पेशकश की है, वहीं यूरोफाइटर टाइफून और MiG-35 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर आए हैं। इसके बाद बोइंग ने अपना F-15EX और सुखोई ने अपना Su-35 पेश किया है। हालांकि अगर प्रबल दावेदारों की बात की जाए तो अभी भी प्रबल दावेदारों के लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर आता है वो राफेल का ही आता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आने वाले कुछ मिनटों में आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आइए लौटते हैं रिपोर्ट पे, आगे जानते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, जो मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है इनके लिए जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है वो भी जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा या क्लियर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है उसमें वायुसेना ये निर्धारित करेगी कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर उनको चाहिए, कौन सा कस्टमाइजेशन करवाना है भारतीय वायुसेना के ज़रूरत के हिसाब से। बात करें अगर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 की, तो वहाँ पर यह कहा गया था कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको भारत के लिए जो टेंडर पास किया जाएगा उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का भी सहयोग देना पड़ेगा और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत उनको ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत में ही बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना होगा कि ना तो इनके स्पेयर पार्ट्स में की सप्लाई में कोई दिक्कत आए और ना ही फ्यूचर में जो टेक्निकल सपोर्ट है उसमें किसी प्रकार की आनाकानी हो। तो कुल मिलाकर के भारत में जो जहाज़ बनने वाले हैं 114 एयरक्राफ्ट, इनमें खासकर जो मेन मुद्दा है वो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का। और सवाल अब यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील साइन की जाती है तो ये हमें कितने सालों में मिलेंगी। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होना भी चाहिए कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट की डील साइन होगी वो किसके बीच होगी, क्या प्राइवेट सेक्टर इसमें अहम भूमिका निभाएंगे या हमेशा की तरह हमारी जो HAL है उसको ही ये जिम्मेवारी दी जाएगी। तो आइए आप MMRCA 2.0 के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको भी सेलेक्ट किया जाएगा उसके लिए सबसे पहली बात तो ये होगी कि 10 साल के अंदर अंदर इन एयरक्राफ्ट्स की जो सप्लाई है वो पूरी करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है या अगर निर्धारित की गई टाइमलाइन में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसमें एक क्लॉज ऐसा भी है जो ये कहता है कि उन पे जो फाइनेंशियल पेनल्टीज़ हैं वो लगाई जाएंगी। यानी कि एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी टेंडर के पास होते ही, और जैसे ही टेंडर पास हो जाएगा उसी दिन से 10 साल का समय होगा उन मैन्युफैक्चरर्स के पास ये एयरक्राफ्ट सप्लाई करने का। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि 10 साल की एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी है क्योंकि 114 एयरक्राफ्ट के लिए इतना समय बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वहीं HAL को इस चीज़ का भरोसा है कि अगर ये डील साइन होती है तो वो पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनकी संख्या को पूरी करने की। अब आइए बात करते हैं प्रबल दावेदार राफेल को क्यों माना जा रहा है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे हमारे एयरफोर्स चीफ, तो उन्होंने ये कहा था
कि भारतीय वायुसेना के लिए 114 एयरक्राफ्ट जो लिए जा रहे हैं, इसमें अब कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं आएगा जो अलग कैटेगरी का हो या पूरी तरीके से नया हो। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बताया था कि भारतीय वायुसेना अब नए कैटेगरी का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं लेने वाली है। हम वही एयरक्राफ्ट लेंगे जो पहले से भारतीय वायुसेना की सर्विस में कार्यरत हैं। और इसी के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्योंकि राफेल अभी न्यूली एक्वायर्ड फाइटर जेट है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ही बिल्ड किया गया है, उसकी जो सर्विस कह सकते हैं, सर्विस का यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो ओवरऑल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये चीज़ काफ़ी मायने रखेगी और भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बचाएगी। लेकिन क्या डील टेंडर अगले साल साइन हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि अभी तो सिर्फ RFI का जवाब ढूंढ दिया गया है। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का राउंड आएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। फिर तमाम टेक्निकल इवेल्युएशन राउंड्स आएंगे, वो क्लियर होंगे। फिर निगोशिएशन शुरू होगा कॉस्ट को लेकर के, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी संख्या में ये फाइटर एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं, तो भारत अपने हिसाब से उसमें कस्टमाइजेशन भी करवाएगा, जिसके बाद जो निगोशिएशन है वो करना भारत के लिए ज़रूरी भी होगा। तो कुल मिलाकर के अगर बहुत तेज भी प्रक्रिया शुरू हुई तो इसमें तकरीबन 2 से ढाई साल का समय लगने वाला है। उसके बाद भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा इनके लिए, वो भी काफ़ी समय लेगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि प्राइवेट सेक्टर को कितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि HAL की जहाँ तक बात करें तो HAL ऑलरेडी अपने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी है और HAL के पास 2035 तक का कोई भी समय ऐसा नहीं है जिसमें वो जो एडिशनल प्रोजेक्ट है उसको शुरू कर सके। फिलहाल तो HAL के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि वो भारत के लिए जो इस समय ऑर्डर किए गए हैं 83 तेजस एयरक्राफ्ट, उनको 2027 तक सप्लाई कर दे। उसके बाद तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन को शुरू करे। उसके बाद AMCA का प्रोडक्शन शुरू होगा, फिर TEDBF का प्रोडक्शन शुरू होगा। और ऐसे में जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद होगी, इसमें सिर्फ HAL के भरोसे बैठना थोड़ा मुश्किल लगता है। और डिफेंस एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि अब वो समय आ गया है जब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी जगह यहाँ पर मिलनी चाहिए। और बात करते हैं कुछ प्रमुख ऑफर्स के जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरफ से दिए गए हैं। तो बोइंग ने यह कहा है कि अगर भारत उनका F-15EX सेलेक्ट करता है तो उन्हें ना सिर्फ एक बढ़िया फाइटर जेट मिलेगा, बल्कि बोइंग जो है एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने के बारे में बात कर रहा है और आने वाले समय में भारत के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं उनमें मदद करने की पेशकश भी बोइंग कर चुका है। और ऐसा ही कुछ सेम ऑफर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन ने यह कहा है कि भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो 5th जनरेशन एवियोनिक्स के साथ आए, और ऐसे में उनका जो F-21 है वो उसमें F-35 और F-22 रैप्टर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। बात करें अगर MiG-35 की, तो MiG-35 को लेकर के आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि मिग ने ये कहा है कि भारत अगर इसको सेलेक्ट करता है तो भारत को ना सिर्फ एक उन्नत 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मिलेगा, बल्कि इसमें जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम भारत को पड़ने वाली है। वहीं राफेल F-4 की बात की जाए तो राफेल F-4 का तो पूरा भारत इस समय फ़ैन है, और जो भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो सीधे तौर पर आंख बंद करके राफेल F-4 का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि राफेल भारत में ऑलरेडी इस्तेमाल किए जाते हैं और भारत के पायलट्स के पास इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।